नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, यूपी विधान परिषद का जो एग्जाम होने वाला है नवंबर के आखिरी हफ्तों में प्रस्तावित है, उसकी तैयारी को अब अंतिम रूप देने का समय आ गया है। तो जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करिए और यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से आपको सहयोग दिया जाएगा। मॉक टेस्ट पेपर की पूरी श्रृंखला यहाँ चलाई जा रही है। इसमें आज का जो हमारा टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर 1 है। आज से ही ये शुरू हो रहा है और ये लगातार आपकी परीक्षा के समय तक चलता रहेगा। मतलब आप निरंतर अभ्यास करेंगे और अभ्यास हर आदमी को बेहतर बनाता है और वही आपको करना है। आपको अपनी गलतियों का मूल्यांकन करना है, कहाँ कहाँ आप त्रुटि कर रहे हैं या कहाँ कहाँ आपसे कमियां रह गई हैं, क्योंकि अब तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी खामियों को जानिए और उन्हें दूर कीजिए। तो इस टेस्ट के माध्यम से आप अपने कमज़ोर हिस्सों की पहचान कर सकते हैं और मॉक टेस्ट पेपर में यही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं या जितने भी कंपटीशन हैं, एक दिवसीय की बात ही नहीं है, जो मेंस होते हैं उसमें भी होता है, वहाँ पर अभ्यास जरूरी होता है। और मॉक टेस्ट पेपर आप जितना हल करेंगे उतना ही आप पक्के होते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और इसमें अपने से करने की कोशिश करिएगा। मतलब अपना स्वयं जो मूल्यांकन है उसको करिएगा और बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में कि आपने खुद से कितने सही किए। देखिए, और ये जो सीरीज है ये बाइलिंगुअल है, दोनों ही भाषाओं में आपको प्रश्न दिखाई देंगे। अगर पेड कोर्सेज ज्वाइन करने की इच्छा है, ये पोस्टर आपका जाना पहचाना है, तो पेड कोर्सेज अगर ज्वाइन करने की इच्छा है तो ये 2 नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। मतलब दोनों में से किसी एक पर फ़ोन कीजिएगा तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आप इसके रिगार्डिंग चाहते हैं वो प्राप्त हो जाएगी। और ये फ्री वाला जो टेलीग्राम का ग्रुप है इसको तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा आपको लाभ ही देगा। इसमें आपको देना कुछ नहीं है, ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी यहाँ पे पिक्स या जितना भी स्टडी मटेरियल आपके साथ साझा किया जाता है उससे सीधे प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और इसके अलावा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहते हैं, जो कि यूट्यूब पर अक्सर देर हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं। ये लोगो है और ये वेबसाइट है, आप चाहें तो वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और यहाँ हमने प्राचीन इतिहास से ही शुरू कर दिया है। तो प्राचीन इतिहास का ये प्रश्न है, इसमें आप देख पा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि किस काल में कौन सा पीरियड था जिसमें कि हथौड़ा, कुल्हाड़ी और छुरा ये सब क्या है, ये औजार हैं। तो इनका उपयोग खाल उतारने के लिए किया जाता था। जो स्किनिंग होती थी उसके लिए इसको मेनली यूज़ किया जाता था मुख्य रूप से। इसके अलावा ये कहा गया है, मतलब पहले तो आपको ये बताना होगा कि ये कौन सा समय था। उसके बाद ये कहा गया है कि एक स्थान है जहाँ पर विशिष्ट आयताकार कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं और उसके अलावा जो डोमेस्टिक डॉग्स होते थे उनको उनके मालिकों के साथ ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। तो ऐसा कौन सा स्थान है। इस प्रश्न के 2 हिस्से हैं, तो एक भी अगर आपको मालूम होगा तो आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो जग जाहिर बात है कि घरेलू कुत्तों को उनके मालिक के साथ कहाँ दफनाया जाता था, ये जगह थी बुर्ज होम। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। यानी जो खाल उतारने के लिए इस्तेमाल होने वाले औजारों की बात की गई है, ये समय था अर्ली पैलियोलिथिक एज का, यहाँ आप देख रहे हैं। और दूसरा जो सेकंड इसका आंसर है वो बुर्ज होम होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि हड़प्पा स्थल बनावली, इसके जो एक्सकवेटर थे यानी खोजकर्ता थे, उनका आपको नाम बताना है। उसके साथ साथ प्रश्न के दूसरे हिस्से में कहा गया है कि तांबे की नाचती हुई लड़की यानी जो डांसिंग गर्ल प्राप्त हुई है, ये कहाँ से मिली है, मतलब किस हड़प्पा स्थल की विशेषता है। 2 हिस्से हैं इसके। तो एक तरफ आपको इतिहासकार का मतलब पुरातत्वविद का नाम खोजना है और दूसरी तरफ जगह का नाम खोजना है। तो आप जानते हैं कि तांबे की नाचती हुई जो लड़की है, मतलब ये देवी पार्वती का प्रतिरूप मानी गई है। अभी आधुनिक जो शोध सामने आए हैं उसकी बात की जा रही है। तो ये नाचती हुई जो नृत्यांगना है ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला, मतलब उसका शाब्दिक अर्थ यही होता है। तो इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। कोई एक उत्तर भी अगर आपको पता है तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप सही जो विकल्प है उसकी तलाश कर सकते हैं। आपको दूसरे वाले में माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं। तो इसमें RS बिष्ट होंगे जो कि खोज करता है बनावली के, और जो हड़प्पा में ये क्षेत्र है मोहनजोदड़ो होगा जहाँ से नृत्यांगना की मूर्ति प्राप्त हुई है। और ये किस धातु की बनी हुई है, तो ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जो सल्तनत काल था उससे क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है कि इल्तुतमिश पहला सुल्तान था। ये कथन है 2 और 2 कथनों में से आपको पहचानना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला इसमें दिया हुआ है कि इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने कि सिंचाई पर टैक्स लगाया, और यह जो टैक्स था इसको शर्ब कहा जाता था। तो सिंचाई पर जो कर लगा था उसको शर्ब तो कहा जाता था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्या उसको इल्तुतमिश ने लगवाया था। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि इसमें ये जो टैक्स होता था इसमें उपज का 1/3 यानी जो यील्ड होती थी उसका 1/3 ये टैक्स के तौर पर लिया जाता था।
तो आप बताइए कि इन दोनों में से सही कौन सा है। जब जाहिर बात है कि ये काम इल्तुतमिश ने नहीं किया था, ये करने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक था, ये तुगलक डायनेस्टी की बात हो रही है, तो यहाँ पहला वाला स्टेटमेंट तो झूठ बोल रहा है, गलत है। अब आपको जो शर्ब नाम का ये कर था इसके बारे में पता होना चाहिए। इसको हक ए शर्ब कहा जाता था। ये 10वां हिस्सा होता था, माने 10% आप इसे कह सकते हैं। जो टोटल यील्ड होती थी उसका ये 10% होता था। और यहाँ कितना दिया है, यहाँ दिया है 3%, यानी 1/3, 1/3। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। जो कर का प्रतिशत है वो भी गलत है और लगाने वाले का नाम भी गलत है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला होगा, यानी नॉन ऑफ दीज। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है कि खिज्र खां, इन्होंने सैयद वंश की स्थापना कब की थी। खिज्र खां ने सैयद डायनेस्टी की स्थापना की थी, आपको पता है, लेकिन कब की थी ये बताना है। और किसके द्वारा गज ए सिकंदरी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ये जो गज ए सिकंदरी था, ये सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया बताना है आपको। और इसमें 4 विकल्प है। पहले वाले में बहलोल लोदी का नाम दिया है और एक डेट दी हुई है। उसके बाद दूसरे वाले में भी एक तारीख दी हुई है और इब्राहिम लोदी का नाम दिया है। उसके बाद सिकंदर लोदी है और अंत में गुलरुखी है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि जो सैयद वंश है उसकी स्थापना होती है 1414 में, यानी 1414 में। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर आपको एक कोई चीज़ इसमें पता है, या तो सिकंदर लोदी का नाम पता है और नहीं तो डेट पता है, तो आप जो करेक्ट आंसर है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसका जो राइट होगा वो कौन सा होगा, सी वाला होगा। 1414 में सैयद वंश की स्थापना होती है। और ये जो गज ए सिकंदरी है इसका प्रचलन करवाने वाला या इसे इंट्रोड्यूस करने वाला ये सिकंदर लोदी था। सिकंदर और सिकंदरी नाम से भी मिलाकर आप समझ सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर आधुनिक भारत में हम प्रवेश कर रहे हैं। जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं वो भारत में आ चुकी हैं। तो फ्रांसिस डे, इसने चंद्रगिरी के राजा से, जो कि एक हिंदू राजा था, उससे फोर्ट सेंट जॉर्ज ये कब प्राप्त किया था। और प्रश्न के दूसरे हिस्से में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ये डेनों के भारत में मुख्यालय के तौर पे देखा जाता था। मतलब 2 हिस्से हैं। एक में तो जो डेन्स थे उनका जो हेडक्वार्टर था भारत में वो कौन सा था, किस क्षेत्र की बात की जा रही है। और फ्रांसिस डे का जो तारीख है वो आपको बताना है कि इसने जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था उसको चंद्रगिरी के राजा से कब लिया था। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। पहला जो ऑप्शन है उसमें 1634 और बालासोर दिया हुआ है। दूसरे वाले ऑप्शन में 1639 और सेरामपुर दिया है। इसके बाद 1636 है और सूतानुती है। और अंत में ट्रैंक्यूबार है और 1637 है। इसमें से कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि ये 1639 की बात है। तो इसमें ऑप्शन आपका ये वाला है। मतलब चंद्रगिरी के राजा से ये पट्टे पर जो जमीन है उसको प्राप्त करता है और उसी में फोर्ट सेंट जॉर्ज रहता है। तो ये वाली है। और सेरामपुर वाला जो क्षेत्र है ये डेनों का भारत में मुख्यालय था। अब आगे चलते हैं। इसका बी वाला करेक्ट था। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन, कौन सी जो कमेटी है उसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, टू मेक सजेशंस रिगार्डिंग आर्मी, मतलब सैन्य संबंधी जो सुझाव हैं उनको देने के लिए। और व्हेन वाज दिस कमेटी फॉर्म, मतलब आपको पहले तो ये बताना है कि ये कमेटी कौन सी है और उसके बाद आपको बताना है कि इसका फॉर्मेशन कब होता है, ये बनती कब है। तो यहाँ नाम दिया हुआ है चैटफील्ड समिति है और 1939 है पहला वाला। उसके बाद सप्रू समिति है, इस प्रश्न को आप देख रहे हैं। निकोलसन समिति है, निकोलसन कमेटी है, डेट दी हुई है। उसके अलावा दत्त कमेटी है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। इसमें से आपका कौन सा जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि ये जो कमेटी थी ये चैटफील्ड कमेटी थी, मतलब चैटफील्ड समिति थी। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए वाला हो जाएगा। और स्थापना वर्ष उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 1939। आगे चलते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें अरब्बीपुरम आंदोलन के बारे में कहा गया है कि ये जो अरब्बीपुरम मूवमेंट था ये स्टार्ट कब होता है और कहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब डेट और स्थान दोनों आपको पता होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत होती है 1888 में और 1888 में शुरू होता है। तो इसमें डी वाला अपने आप करेक्ट हो जाता है। शुरुआत कहाँ से होती है, केरल से होती है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, आर्य बांधव समाज, यह जो समाज है मतलब यह एक तरह की संस्था है। तो इसकी स्थापना किसने की थी और उसके बाद भारत माता समिति का गठन ये कब किया गया था। इसमें 2 अलग अलग संस्थाओं का नाम दिया है। एक में पूछा गया है कि किसने स्थापना की थी और दूसरे वाले में समय पूछा गया है कि कब स्थापित हुआ था। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए आर्य बांधव समाज, इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और इसका मतलब यह है कि इसमें उत्तर अपने आप मिल जाता है। ये जो भारत माता समिति है इसका गठन कब होता है, 1904 में होता है। तो यहाँ जो तारीखें हैं उन्हें याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक जो है ये आर्य बांधव समाज की स्थापना करते हैं और जो भारत माता समिति है उसका गठन होता है 1904 में, यानी 1904 में, बंगाल विभाजन से 1 साल पहले। इसके बाद 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9,
यहाँ सभी जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें विकल्पों को सावधानी से आपको देखना है और उसी में से चुनना है। यहाँ पर क्रिप्स मिशन का जो क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव आया था उसकी डेट दी हुई है और उसके साथ साथ जो वायसराय था उसका नाम दिया है। ठीक वैसे ही शारदा एक्ट जो आया था उसकी डेट दी हुई है और उस समय तत्कालीन जो अंग्रेज वायसराय थे उनका नाम दिया हुआ है। तो आपको बताना ये है कि इसमें से सही कौन सा है, देख लीजिए। तो देखिए, क्रिप्स मिशन जब आया यानी 1942 की बात है, तो इस समय जो वायसराय था वो लिनलिथगो था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी यही था और ये बहुत अच्छी तरह से जो कांग्रेस की गतिविधियां थी और गांधी जी का पूरा आंदोलन था उसको झेलता है और ये काफ़ी उनसे नाखुश भी रहता है, तो नाखुश रहेगा ही। लेकिन ये लिनलिथगो था। लेकिन जो दूसरा वाला है वो सही नहीं है, इसमें शारदा कानून के बारे में कहा गया है। तो ये जो शारदा एक्ट है इसकी डेट देखिएगा जरा, 1930। और इस समय वायसराय कौन था? वेवेल नहीं था, इस समय इरविन था। गांधी इरविन समझौते से भी अगर आप पकड़ेंगे तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो इसका सेकंड वाला गलत है लेकिन फर्स्ट वाला सही है, यानी केवल एक, इसमें जो एक है वो सही है। तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद बारदोली सत्याग्रह के ऊपर प्रश्न आया है। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था ये आपको बताना है। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि यहीं से मिलती है, यहाँ की महिलाएं देती हैं। और इसके बाद एक किताब का नाम दिया है। किताब का नाम क्या है? रिडल्स इन हिंदुइज्म। बताना यह है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो एक तरफ तो आपको ये बारदोली जो सत्याग्रह था, मूवमेंट था, इसकी डेट बतानी है और दूसरी तरफ जो रिडल्स इन हिंदुइज्म नाम की पुस्तक है इसके लेखक का नाम बताना है। तो बताइए इसमें डेट कौन सी होगी। तो देखिए दोस्तों, ये 1928 की बात है और यहाँ पर जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने रिडल्स इन हिंदुइज्म नाम की जो पुस्तक है उसको लिखा था। इसमें आप अगर देखना चाहें तो अंबेडकर की जो ये किताब है इसको सर्च कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं मंगाकर ऑनलाइन, अच्छी किताब है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 11th नंबर का। इसमें कहा गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण जो कि फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह जारी करता है, तो उसकी स्थापना कब की गई थी। अभी हाल ही में जो 2019 वाली रिपोर्ट है उस पर काफ़ी प्रश्न बनते भी हैं और बनेंगे भी, क्योंकि वही लेटेस्ट है। 2021 में जब नई वाली आएगी तो वो लेटेस्ट हो जाएगी, लेकिन अभी 2-2 साल के अंतर पर ये जारी होती है। तो इससे प्रश्न आ सकते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना ये कब की गई थी और जो पहली स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसका प्रकाशन कब हुआ था, मतलब पहली वाली कब जारी हुई थी। ये 16वां संस्करण था, आप जानते हैं। तो 16 रिपोर्टें आ चुकी हैं, उसमें से पहली वाली बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 11th वाले का, इसमें आपने ऑप्शन देख लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1 जून 1986, ये डेट है। माफ़ कीजिएगा, 1 जून 1981 ये डेट है। और जो पहली फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो 1987 में जारी होती है। मतलब 1 जून 1981 को भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना होती है। उसके बाद उसे एक रिपोर्ट तैयार करने में इतना समय लग जाता है, तो 1987 में पहली जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो पब्लिश होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। इसमें खारडुंगला जो दर्रा है, पास है, उसके बारे में कहा गया है। तो कहा गया है कि खारडुंगला दर्रा और शिपकीला दर्रा ये कहाँ स्थित हैं? 2 अलग अलग स्थानों पर हैं, आप जानते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है, अरुणाचल और उत्तराखंड है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप जानते हैं कि जब पहले कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था, अभी तो दोनों यूटीज बन गई हैं, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए हैं। तो ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन अभी ये लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसका पार्ट है खारदुंगला। तो यहाँ इसकी लोकेशन आप बताइएगा, लद्दाख। और दूसरा अपने आप आपको पता भी है, बहुत पॉपुलर है, शिपकीला दर्रा, ये हिमाचल का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। इसमें गोकाक जो प्रपात है, जल प्रपात है, वाटरफॉल के बारे में कहा जा रहा है, और अगाया गंगई जलप्रपात, 2 अलग अलग जो वाटरफॉल हैं उनके बारे में आपको इसमें दिया हुआ है। और बताइए कि ये कौन कौन से राज्यों में स्थित है, मतलब दोनों अलग अलग स्थानों पर है। तो इसमें से जो पहला वाला है, इसमें देख लीजिए विकल्प, कर्नाटक तमिलनाडु है, केरल हिमाचल है, हिमाचल और मेघालय है, और इसके अलावा ओडिशा और मिजोरम है। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी गोकाक जो है वो कर्नाटक में है और अगाया गंगई जो है ये तमिलनाडु में है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मतलब इंडियन ज्योग्राफी का। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि किस पेड़ की लकड़ी से, मतलब कौन सा पेड़ ऐसा होता है जिसकी लकड़ी से क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं, बड़े ही ड्यूरेबल होते हैं, मतलब टिकाऊ होते हैं। और उसके बाद प्रश्न के दूसरे हिस्से में कहा गया है कि देवदार और केल्टिस किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। देवदार और केल्टिस ये दोनों वृक्षों की प्रजातियां हैं और ये पर्वतीय वृक्ष हैं, ये आप जानते हैं।
अब आपको बताना यह है कि ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो क्रिकेट का बैट होता है वो विलो की लकड़ी से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नाम दिया नहीं है, तो उसी विलो को हिंदी में कहते हैं सफ़ेद भीसा। यहाँ आप देख रहे हैं व्हाइट विलो आपका इंग्लिश में दिया हुआ है, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको कहेगा कि विलो की लकड़ी से बनाया जाता है, लेकिन विलो का जो हिंदी नाम है उसको भी जानते रहिए, इसको सफ़ेद भीसा कहा जाता है भारत में। तो इसकी लकड़ी से बनता है और ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और हिमालय का जो शुष्क शीतोष्ण वन है वहाँ पर देवदार के या जो केल्टिस के वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? सी वाला होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ कालागढ़ बांध और नाथपा झाकरी बांध ये दोनों दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये दोनों जो डैम्स हैं ये कौन कौन से रिवर पर बनाए गए हैं, अलग अलग नदियों पर बने हैं। तो दोनों नदियों का नाम आपको बताना है, बताइए इसमें से कौन सा होगा। देखिए जो कालागढ़ बांध है ये रामगंगा नदी पर बना हुआ है और इसका दूसरा नाम भी है, तो इस कालागढ़ बांध को किसी और नाम से भी जानते हैं, उस नाम को आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कालागढ़ बांध किस पर बना है? ये रामगंगा पर बना हुआ है। और उसके बाद दूसरा अपने आप आपको मालूम हो जाएगा, नाथपा झाकरी ये सतलज पर है। तो यहाँ डी वाला जो आंसर है वो करेक्ट होगा, मतलब रामगंगा रिवर और सतलज रिवर। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ पर एक तरफ देश लिखा है, दूसरी तरफ राजधानी लिखा हुआ है और यहाँ जोड़ा बनाया हुआ है, मतलब देश राजधानी और देश राजधानी। तो देख लीजिए, साइप्रस की जो राजधानी है वो निकोसिया है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद कहा गया है कि हंगरी की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है। फिर जो सेकंड वाला इसमें दिया हुआ है स्टेटमेंट, उसमें कहा है कि पेरू जो है नेशन है उसकी राजधानी लीमा है और कनाडा की ओटावा है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? क्या दोनों सही हैं या कोई एक सही है या दोनों गलत हैं? देख लीजिए, यहाँ पर राजधानियों की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ दोनों सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। मतलब साइप्रस की जो राजधानी है वो कौन सी है? निकोसिया है। वैसे ही हंगरी की बुडापेस्ट है, पेरू की लीमा है, तो आपने रटा ही है, और कनाडा की ओटावा है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और जो यूएसए है उसके बीच में राइन नदी सीमा बनाती है। राइन नदी क्या अमेरिका वाले कॉन्टिनेंटल पार्ट में है? ये आप सोच लीजिएगा। इसके बाद मैगीनॉट रेखा के बारे में कहा गया है। जो सीमा रेखाएं हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे भारत की जो सीमा रेखाएं हैं, बॉर्डर्स हैं, जैसे मैकमोहन है, रेड क्लिफ है, उसी प्रकार से ये मैगीनॉट भी है। ये किन देशों के बीच में है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ कहा गया है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है जिसको कि आप देख रहे हैं, मतलब बाउंड्री लाइन आप इसे कहते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? जो पहला कथन है वो तो सफ़ेद झूठ बोल रहा है, इसमें सही बात नहीं है। मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका से राइन का क्या कनेक्शन है? राइन एक व्यावसायिक नदी है और ये यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर पहला वाला गलत हो जाता है। हाँ, मैगीनॉट रेखा के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर उसके बारे में आपको सही इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उसको चूज कर लेंगे। देख लीजिए, तो मैगीनॉट रेखा के बारे में ये सही है, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में ही है, मतलब ये बीच की बॉर्डर लाइन है या बाउंड्री लाइन है। तो इसका केवल जो दूसरा वाला है वो करेक्ट है, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। यहाँ पर पॉलिटी आ गया, तो सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जीएस का पूरा मिक्सचर, जैसे खिचड़ी होती है उसमें बहुत कुछ डालकर आप बनाते हैं, तो वैसे ही ये भी है। यहाँ एक के बाद एक रंग बिरंगे प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। देखिए प्रश्न ये है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना यह है कि सही कौन सा है। दोनों सही हो सकते हैं या दोनों गलत हो सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए, कहा गया है कि लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, मतलब यहाँ पे जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है उसको करने के लिए अधिकतम जो 22 सदस्य हैं उनका निर्वाचन किया जाता है। मतलब जो यूटीज हैं वहाँ से जो सदस्य चुने जाते हैं वो 22 हैं, उनकी संख्या देख लीजिएगा। इसके बाद कहा गया है कि लोकसभा में अधिकतम 545 सदस्य हो सकते हैं, जबकि राज्यसभा में 252 हो सकते हैं। दोनों के दोनों गलत हैं, कोई सही नहीं है। ये जो यूटीज का है उसमें इतनी जो नंबर दी हुई है वो गलत है, और वैसे ही यहाँ पर जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो भी गलत है। तो यहाँ पर दोनों गलत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ सही विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए एक चीज़ है, लोकसभा वाला समझ लीजिएगा। लोकसभा में जो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले यानी रिप्रेजेंटेशन करने वाले जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? उनकी संख्या होनी चाहिए 20। यहाँ दिया हुआ है 22। जो सही उत्तर है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ 22 की जगह क्या होगा? 20 होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि लोकसभा में जो मैक्सिमम सदस्य संख्या है वो 550 हो सकती है। यहाँ पर 5 नंबर से ये चूक गया है। और राज्यसभा में कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है, यानी 250 हो सकती है। तो एकदम एग्जैक्ट जो नंबर है वो आपको पता होना चाहिए।
आगे चलते हैं। देखिए 19वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। यहाँ पर शपथ दिलवाने का जो काम है वो राज्यपाल करता है। क्या ये सही है? और उसके बाद जो 85 नंबर का क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि माफ़ कीजिएगा, सेकेंड नंबर का ऑप्शन है 85 अनुच्छेद है, आर्टिकल है। तो इसमें कहा गया है कि इस आर्टिकल के अंतर्गत संसद के जो सत्र हैं, मतलब सेशन ऑफ पार्लियामेंट, उसके अलावा जो प्रोग्रेशन है या डिसॉल्यूशन है, मतलब विघटन की बात की जा रही है संसद के बारे में, तो वो सब इसमें दिया हुआ है। इस आर्टिकल के अंतर्गत ये सब मैटर आते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? पहला तो ऊपर वाला सीधा गलत है। प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाने का काम ये राज्यपाल नहीं करता है, तो पहला वाला गलत हो गया। और दूसरा वाला देख लीजिए, आर्टिकल 85 यही तो है, तो इसलिए दूसरा वाला सही है। तो इसका जो बी वाला आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, ओनली सेकेंड। आगे चलते हैं। इसमें आप जो प्रधानमंत्री के पद वाला मैटर है उसमें राष्ट्रपति उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। यहाँ राज्यपाल की कोई गुंजाइश नहीं होती है। राज्यपाल की भूमिका प्रदेश में सीमित होती है, वो देश स्तर यानी केंद्र स्तर पर काम नहीं कर सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। 20वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा गया है कि कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जिसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया। ये पुरानी बात की जा रही है, नवीनतम जो अमेंडमेंट हुए हैं उनकी बात नहीं हो रही है। और 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। मतलब ये कौन सा अधिनियम, मतलब संशोधन अधिनियम था, ये आपको बताना है। और किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो नवी संघ अनुसूची है यहाँ पर कहा गया है उसमें 14 भू सुधार किए जाते हैं, मतलब भू सुधार अधिनियमों को जोड़ा जाता है। तो दो अलग अलग प्रश्न है। सिक्किम वाला जगजाहिर बात है, ये कौन सा था बताइए? ये 36वां था। 36वें नंबर का जो संशोधन था उसके द्वारा सिक्किम को भारत संघ का एक राज्य बना दिया गया। नहीं तो चीन इसको छीन लिया होता। उस समय जो तत्कालीन केंद्र सरकार थी उसके प्रयासों से ये संभव हो पाया और बड़ी हिम्मत का काम था, बहुत दबाव था वहाँ पर। सिक्किम का जो राजा था वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और अंत में जब देखता है कि संकट चारों ओर से घिर चुका है तो वो हथियार डालता है। वहाँ पर राजशाही थी और राजशाही अभी भी है, लेकिन वह स्वतंत्र राज्य के तौर पे यहाँ डेवलप हुआ। तो चीन का इस पर कब्जा हो गया होता क्योंकि चीन के काफ़ी शिकंजे में था, पंजे में था। तो यहाँ पर 36वां ये था। और 36वां संशोधन अधिनियम अगर ये था तो इसमें आप देख लीजिए 1975 की ये बात है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। और 47वां जो था उसके जरिए ये जो भू सुधार वाला प्रोसेस है इसको किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, यह जो न्यायाधिकरण है यानी यह जो ट्रिब्यूनल है, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी ये आपको बताना है। और उसके बाद इससे जुड़े हुए जो राज्य हैं, मतलब स्टेट्स हैं, उनका नाम भी आपको इसमें बताना है। मतलब चुनना है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, सही आपको जो विकल्प है वहां तक पहुंचना है। तो देख लीजिए, ये जो कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण है इसकी स्थापना होती है 1990 में, 1990 में। और इसमें जो इन्वॉल्व स्टेट्स थे वो कौन कौन थे? इसमें कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है और पुडुचेरी है। पुडुचेरी को भूलिएगा नहीं, ये 4 हैं टोटल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की प्रमुख जो फसलें हैं वो गन्ना, कपास, यहाँ आप देख रहे हैं गन्ना, कपास और मक्का है। तीनों फसलों की बात की जा रही है। और इन क्षेत्रों में औसत जो वार्षिक वर्षा है यानी जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो कितना होता है? मतलब औसत वार्षिक वर्षा की जो मात्रा है वो कितनी होती है? यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है। अलग अलग नदियों के जो मैदानी इलाके हैं उनकी बात की जा रही है, यहाँ राज्य का नाम नहीं दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि ये क्षेत्र कौन सा है? जो पंजाब वाला एरिया है वो है, मतलब ये सतलज यमुना मैदान की बात की जा रही है। इसका जो बी वाला आंसर है वो करेक्ट होगा। सतलज यमुना प्लेन जो है वो यहाँ पर इन फसलों के लिए जन्मदाता माना जाता है। और यहाँ पर जो वर्षा का स्तर है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर का बीच का होता है। और उतनी वर्षा इन फसलों के लिए आदर्श मानी जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर कहा गया है कि भारत के शीर्ष 3 शहद उत्पादक राज्य, 3 जो शहद का प्रोडक्शन करने वाले शीर्ष राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? और उसमें दे दिया है, कहा है कि यूपी जो है ये पहले नंबर पर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें शीर्ष मांस उत्पादक राज्यों के बारे में दिया है। तो यूपी तो फर्स्ट है ही है, ये जगजाहिर बात है। इसके बाद सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल है और थर्ड जो है वो पंजाब है। आपको बताना ही है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। दोनों सही है, कोई एक सही है या कोई भी इसमें सही नहीं है, देख लीजिए। तो देखिए, भारत के जो शीर्ष 3 शहद उत्पादक राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब ही हैं। तो ये वाला जो है इसमें
देखने में तो दोनों सही लग रहे हैं, लग रहा है कि इसमें क्या दिक्कत है, ये तो करंट अफेयर में पढ़ा ही था। लेकिन जरा सा इसमें राज्यों का क्रम देख लीजिएगा। जो शीर्ष 3 शहद उत्पादक राज्य हैं उसमें यूपी तो फर्स्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सेकंड कौन है? सेकंड है वेस्ट बंगाल, और यहाँ दिया है महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल को थर्ड कर दिया है। तो जो सही क्रम है उसमें यूपी जो है वो फर्स्ट है, वेस्ट बंगाल जो है वो सेकेंड है, और उसके बाद जो पंजाब है, पंजाब यहाँ पे थर्ड है। ये शहद उत्पादन की बात की जा रही है। और जो मांस उत्पादक राज्यों की बात हो रही है तो उसमें यूपी फर्स्ट है, यहाँ यूपी को आगे देकर बेवकूफ़ बना रहा है। तो यूपी जो है वो फर्स्ट है, उसके बाद महाराष्ट्र जो है वो सेकंड है मांस के उत्पादन में, और पश्चिम बंगाल जो है ये थर्ड है। यानी वेस्ट बंगाल का यहाँ पे कौन सा पोजीशन है? थर्ड है। और यहाँ क्या दिया है? थर्ड नंबर पे पंजाब दिया है। तो ये दोनों गलत हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। इसीलिए प्रश्नों को सावधानी से पढ़ना चाहिए, सिर्फ पहला वाला विकल्प देखकर खुश नहीं हो जाना चाहिए कि यूपी दिख रहा है वही होगा तो सब सही है। इसके बाद यहाँ पर 2 अलग अलग कमेटियों का नाम दिया हुआ है, एक तो रंगराजन कमेटी है और दूसरी गोईपोरिया कमेटी है। दोनों के बारे में आपने जो इकोनॉमी है उसमें पढ़ रखा होगा। अब यहाँ पर उसी जानकारी का इस्तेमाल करना है। आपको बताना ये है कि रंगराजन समिति, इसका गठन किया गया था 1991 में, और इसका जो संबंध था वो भुगतान संतुलन से था। और दूसरा जो है उसमें गोईपोरिया समिति के गठन की बात की गई है। 1991 में ये स्थापित होती है, और यह समिति बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित थी। तो इसका देखिए जो सेकंड वाला है गोईपोरिया वाला वो तो ठीक है, लेकिन जो रंगराजन वाला है क्या वो सही है? देख लीजिएगा, वो इसमें करेक्ट नहीं है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? सेकंड वाला होगा। केवल इसमें सही कौन सा है? गोईपोरिया वाला है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए 25 नंबर के क्वेश्चन में इसमें कहा गया है, 2 स्टेटमेंट है। कहा गया है कि इब्सा की स्थापना, ये जो IBSA है, यहाँ तो इब्सा लिखा है और यहाँ इंग्लिश वाला फॉर्मेट इसका देख लीजिए। IBSA यानी इब्सा, इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 6 जून 2003 को, यानी 2003 में। इसके बाद कहा गया है जो नेक्स्ट है इसमें कि बिम्स्टेक के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा, लेटेस्ट जो करंट डाटा है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। आपको बताना यह है कि दोनों में से जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है। मतलब दोनों सही हो सकता है या दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, देख लीजिए। तो इब्सा की स्थापना 6 जून 2003 में की गई थी, ये बात सही है, ये पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन बिम्स्टेक की अगर बात की जाए तो ये जून 1997 में स्थापित होता है, और इसमें जो फाउंडर कंट्रीज थी, मतलब जो इसमें एकदम बेस वाले राष्ट्र हैं, उसमें भारत का नाम आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। पहले शुरुआत में यही रहते हैं और इनके द्वारा इसकी इस्टेब्लिशमेंट की जाती है। तो यहाँ पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला जो है वो रॉन्ग है। यहाँ 1995 नहीं बल्कि 1997 होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? केवल पहला वाला। जो 26 नंबर का क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि जीरो हंगर प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है और इसके अलावा उदय योजना, इन दोनों को कब शुरू किया गया था? दोनों की अलग अलग डेट है, तो यहाँ 2 तारीखें दी भी हैं। एक में 16 जनवरी 2017, दूसरे में 5 सितंबर 2015, और ऐसे ही करके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देख लीजिए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए अगर एक भी आपको मालूम होगा तो आप कर लेंगे। जीरो हंगर प्रोग्राम, इसकी शुरुआत की गई थी 16 अक्टूबर 2017 को, तो इसमें बी वाला आपका सही है। और नेक्स्ट जो उदय योजना के बारे में है, तो उदय योजना की शुरुआत की गई थी 5 नवंबर 2015 को। उदय योजना को क्या कहा जाता है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, इस प्रकार से। अब आगे चलते हैं, इसका बी वाला सही था। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, यहाँ पर 2 अलग अलग जो व्यक्तित्व हैं उनके नाम दिए हुए हैं। दोनों जने का अभी हाल में ही देहांत हुआ है। तो पंडित राजनारायण है और मुश्ताक अली खां है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से वाद्य यंत्रों के खिलाफ, माफ कीजिएगा, वाद्य यंत्रों के विख्यात ये वादक हैं। अब वाद्य यंत्र यानी जो बाजे होते हैं, तो कौन सा बाजा ये बजाते थे आपको इसमें बताना है, सेलेक्ट करना है। बांसुरी और बीड़ा, मतलब यहाँ पे जो बांसुरी होती है उसको बजाने वाले थे और बीड़ा बजाने वाले थे। यानी राजनारायण जो थे वो बांसुरी बजाते थे, आपको पता है, देख लीजिए। असल में पंडित राजनारायण जो थे वो सारंगी बजाते थे, और ये जो है मुश्ताक अली खां, ये क्या बजाते थे? तो ये सितार। मतलब इन दोनों का जो वाद्य यंत्र है उसको यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के उद्योगों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी उत्तर प्रदेश में जो उद्योग है कौन सा उसका केंद्र है? तो सिगरेट निर्माण का जो उद्योग है वो सहारनपुर और गाजियाबाद में, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि ऊनी वस्त्र उद्योग ये कानपुर, मिर्जापुर और शाहजहांपुर में है। आपको बताना यह है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, देख लीजिए। तो ये सही है, दोनों ही सही है। इसमें सिगरेट निर्माण का जो उद्योग है उसमें सहारनपुर नंबर 1 है, गाजियाबाद भी है, पीछे नहीं है थोड़ा भी।
इसके अलावा ऊनी वस्त्र उद्योग की अगर बात करेंगे तो कानपुर का लाल इमली जो ऊन है वो काफ़ी फेमस है, और इसी प्रकार से मिर्ज़ापुर और शाहजहांपुर भी है, तो दोनों सही है इसमें। इसका जो सी वाला है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन किया गया था 9 मार्च 1991 को, यानी 1991 में। तारीख देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरे वाले में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, यानी उत्तर प्रदेश जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1988 में। दोनों की तारीखें आपको दिखाई गई हैं और बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। देख लीजिए। तो इसमें देखिए, जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, मतलब उत्तर प्रदेश का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उसकी स्थापना यहाँ पर 9 मार्च को तो की गई थी, लेकिन 1993 में की गई थी। ये जो समय था ये 1993 का था, और यहाँ 91 दिया है, तो पहला वाला गलत है। और दूसरे वाले को अगर देखिएगा, जो न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र है, तो ये 1986 का है। मतलब इसका क्या हुआ कि इनमें से कोई नहीं, यहाँ 1988 दिया है जबकि 86 होना चाहिए, यहाँ पर 86 होना चाहिए, तो इसका डी वाला करेक्ट है, यानी नॉन ऑफ दिस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। इसमें दिशा ज्ञान आपका चेक किया जा रहा है कि सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी आपको पता है कि नहीं अपने उत्तर प्रदेश का, क्योंकि यूपी के ही एग्जाम से संबंधित ये चीज़ें हैं। तो यहाँ यूपी की पूरी चौहद्दी आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए, जो विकल्प है उनको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो दिया है बलिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला ये सोनभद्र है, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरे वाले में ये कहा है कि सोनभद्र की जो सीमाएं हैं, मतलब सोनभद्र एक जिला है आप जानते हैं, तो उसकी जो सीमाएं हैं वो 3 राज्यों को टच करती हैं। 3 राज्य कौन कौन से? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो आपको बताना यह है कि इसमें से सही कौन सा है। देखिए, इसमें पहला तो सही है, पूर्वी जिला जो है वो बलिया है, और उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला है वो सोनभद्र है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका जो सेकेंड वाला इसमें स्टेटमेंट है उसको देख लीजिएगा। सोनभद्र जिला ये 3 राज्यों की सीमाओं को नहीं बल्कि 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। यहाँ पर 3 की जगह अगर 4 होता और राज्य का नाम भी दे दिया होता तो ये सही हो जाता। यहाँ पर मध्य प्रदेश को ये टच करता है, छत्तीसगढ़ को भी करता है, झारखंड को भी करता है, और इसके अलावा चौथा कौन है? बिहार। बिहार को भी ये स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। इसमें बिसन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी ये पूछा गया है, और उसके बाद कहा गया है कि जल्दापाड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब नेशनल पार्क है, वो किस राज्य में स्थित है। तो आप जानते हैं, अगर आपको बिसन वाला नहीं भी पता है तो जल्दापाड़ा तो बहुत फेमस है। ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। तो ये 2007 और पश्चिम बंगाल वाला जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है उसको आप चूज कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? सी वाला होगा। मतलब 2007 में बिशन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है, और जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये वेस्ट बंगाल में। इसके बाद 32 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको जरा देखिएगा। इसमें कहा गया है कि तडोबा अंधेरी बाघ संरक्षित क्षेत्र, यानी जो टाइगर रिजर्व है वो, और पेंच जो बांधवगढ़ वाला क्षेत्र है, पेंच की बात की जा रही है, तो ये बाघ संरक्षित क्षेत्र यानी टाइगर रिजर्व ये किन राज्यों में है? 2 अलग अलग क्षेत्रों की बात की जा रही है। मतलब आपको पहले तो ये देखना होगा कि तडोबा अंधेरी ये कौन से स्टेट में है, और पेंच वाला जो है ये किस स्टेट में है। देख लीजिए, यहाँ पर ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मेघालय और झारखंड है। तो आप जानते हैं कि पेंच कहाँ पे है? एमपी में है, और महाराष्ट्र में है तडोबा अंधेरी। तो यहाँ इसका जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। ये साइंटिफिक क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टडी द एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। इसमें से किसका उपयोग एटमॉस्फेरिक फिनोमिना जो है, यानी वायुमंडलीय जो घटनाएं होती हैं उनके अध्ययन के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब इसमें से किसका उपयोग तार विहीन संचार प्रणाली के निर्माण में किया जाता है। 2 अलग अलग हिस्से इसके हैं। तो पहले तो आपको टेक्नोलॉजी यहाँ पर बतानी होगी, मतलब किस चीज़ का इस्तेमाल होता है वायुमंडलीय घटनाओं का अध्ययन करने में। यहाँ दिया हुआ है एंटी लेजर और टाइटेनियम, लिडार और सिलिकॉन, मेसर और थोरियम, उसके अलावा लेजर और यूरेनियम। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो ये देखिए, इसमें लिडार जो है, यहाँ आप देख रहे हैं विकल्प में बी वाला, लिडार जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है एटमॉस्फेरिक जो फिनोमिना होते हैं उनकी स्टडी के लिए, और सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है जो तार विहीन संचार प्रणाली होती है उससे संबंधित ऑपरेटर्स या जो उपकरण है उनको बनाने के लिए। तो यहाँ पर बी वाला जो है वो करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर यूज टू प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें से कौन सी जो तरंगें या किरणें होती हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को
यहाँ इंट्रोड्यूस करने में या उसको प्रोड्यूस करने में, प्रोड्यूस करना ज़्यादा सही रहेगा, तो ऐसा करने में मदद करती है, मतलब उन्हीं के द्वारा किया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज द रोटेशनल मोशन मीजर, मतलब जो घूर्णन गति होती है उसको किस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके मीजर किया जाता है, अर्थात मापा जाता है। विकल्प देख लीजिए, यहाँ पर विजिबल रेज और जो ग्रेविमीटर है उसका नाम दिया है, मतलब आपने जो प्रीलिम्स परीक्षाएं हैं उनके लिए रटा होगा कि किस ऑपरेटर से क्या नापा जाता है, तो वही आपका जो नॉलेज है वो यहाँ चेक हो रहा है। ग्रेविमीटर दिया है, उसके अलावा एक्स किरणें दिया है और उसके अलावा फोनोमीटर दिया है। इसके अतिरिक्त इंफ्रारेड रेज यानी जो अवरक्त किरणें होती हैं वो हैं, और फ्लक्स मीटर है, और लास्ट वाला है उसमें कहा गया है कि अल्ट्रावायलेट रेज और गायरोस्कोप। तो आप जानते हैं कि जो घूमती हुई वस्तुएं होती हैं, घूर्णन करती हुई वस्तुएं होती हैं, अपने एक ही स्थान पर खड़े होकर गोल गोल अपनी ही जगह पर घूमती हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है। तो इस प्रकार की जो घूमती हुई चीज़ें हैं उनकी जो घूर्णन गति है उसको नापने के लिए गायरोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपने पढ़ा है। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और जो गायरोस्कोप होता है ये घूर्णन करती हुई चीज़ों की गति को नाप सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, टी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं। 35 नंबर के क्वेश्चन में ये कहा गया है कि विच मेटल कंपाउंड इज यूज टू प्रोड्यूस मिल्की लाइम लाइट, मतलब जो दूधिया चमकदार प्रकाश होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए किस धातु के यौगिक का उपयोग किया जाता है। हो सकता है कि आप इसके बारे में न जानते हो या जानते भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरा वाला आप जानते हैं। इसमें कहा गया है कि किस धातु के यौगिक का इस्तेमाल, मतलब कौन सा मेटल कंपाउंड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट्रीज और केक को बनाने में, मतलब जो बेकरी होती है उसमें कौन सा ऐसा जो पदार्थ है या तत्व है उसके कंपाउंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये तो आप जानते हैं और उसी के आधार पर आप गेस कर सकते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी जो सोडियम होता है उसी का यौगिक तो आप सोडा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसी के जरिए जो स्पंजी ब्रेड होता है या बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो बनते हैं। तो यहाँ सोडियम वाला हो जाएगा, और जो दूधिया लाइट है, दूधिया चमकदार प्रकाश है, उसको जनरेट करने के लिए कैल्शियम के जो कंपाउंड होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। यहाँ पर जो हीनताजन्य रोग हैं, मतलब जो इस तरह की बीमारियां होती हैं कि विटामिन या किसी और तत्व की कमी से हो जाती है, उनसे संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। कहा गया है कि राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से किलोसिस होता है। देखिए यहाँ प्रश्न में थोड़ी सी जो टेढ़ापन है वो आ गया है। यहाँ अगर विटामिन का नाम दे देता, कोई विटामिन होता और उसका नाम दे देता तो उससे आप आसानी से इसको चुन सकते थे, लेकिन यहाँ विटामिन का जो केमिकल नेम है वो दे दिया है। तो जितने भी विटामिन्स हैं, जितना भी उनकी फैमिली में नाम है, उनके जो केमिकल फॉर्मेशन है या उनका जो केमिकल नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए, रासायनिक नाम। तो यहाँ कहा गया है कि राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस होता है और नियासिन जो होता है उसकी कमी से पेलाग्रा होता है। तो बताइए कि इन दोनों में से सही कौन सा है। 36 को देख लीजिए, ये दोनों सही है, राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन को कहते क्या है, यहाँ दोनों का नाम आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये सी वाला करेक्ट है इसका। राइबोफ्लेविन जो होता है उसी को कहा जाता है B2, विटामिन B2 है ये। और नियासिन जो है ये विटामिन बी की जो फैमिली है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो उसी में से ये है। नियासिन जो है ये B3 है, तो ये क्रम सही है, इसको आप याद कर सकते हैं। यानी नियासिन को क्या कहते हैं, ये विटामिन B3 है, और जो राइबोफ्लेविन है ये B2 है। और जो राइबोफ्लेविन है उसकी कमी से किलोसिस होता है और नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है। तो जरा बताइएगा कि पेलाग्रा में क्या होता है, ये जो रोग है इसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा करंट अफेयर देख लेते हैं। कहा गया है कि हाल ही में, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आई है कि भारत पाक जो सीमा है, इंडो पाक जो बॉर्डर है, वहाँ पर 12,000 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क जो कि जगह जगह स्थापित हो रहा है, नया चलन निकला है, तो इसके स्थापित करने की घोषणा की गई है। जरा सा क्षमता भी याद रखिएगा, 12,000 दिया हुआ है। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसको देख लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि जो इंडियन बॉक्सर हैं, इनका नाम है अमित पंघाल, इन्होंने LA6 वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। 2 करंट अफेयर के यहाँ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। दोनों सही हो सकते हैं या दोनों गलत हो सकते हैं, बताइए कौन सा होगा। तो इसका जो अमित पंघाल वाला है वो तो एकदम सही है, और ये वाला भी सही लग रहा है। सही है या गलत, बताइए। देखिए यहाँ और सब तो ठीक है, लेकिन ये जो है ये गलत है, मतलब इसकी जो क्षमता दी हुई है वो गलत है। यहाँ पर होगा 8,000, मतलब इतनी ज़्यादा पावर नहीं है। 8,000 मेगावाट है, 12,000 नहीं है। इतनी ज़्यादा रहती तब क्या बात है, MW, ठीक, मेगावाट। तो यहाँ जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरा वाला सही है, यानी बी वाला जो हमारा ऑप्शन है वो एकदम सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। अब यहाँ पर रक्षा अनुसंधान वाला जो प्रश्न है वो आ जाता है।
इसमें कहा गया है कि हाल ही में भारत ने सुखोई Su-30 MKI ये विमान है, इसके जरिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसको हवा में लॉन्च किया। मतलब उसके हवा में लॉन्च किए जाने वाले जो संस्करण था उसका सफल परीक्षण किया, ये दिया हुआ है। उसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया है कि यूनेस्को ने जो मध्य प्रदेश का संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान है उसको यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की जो सूची है उसमें शामिल कर लिया है। दो अलग अलग जानकारियां हैं, एक में जो डिफेंस वाला प्रोग्राम है उसके बारे में दिया है और दूसरे वाले में इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन है। तो देखकर बताइए, मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है यूनेस्को का, उसी के जरिए जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनको मान्यता मिलती है। तो ये जो संजय दुबरी है ये उसका हिस्सा है या नहीं आपको पता होना चाहिए। जो पहला वाला है वो तो सही है, इसमें बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र वाले हिस्से में इसका सफल परीक्षण किया गया है और ये हवा में लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है, ये सही है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक वाला करेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला इसमें गलत है, ये संजय दुबरी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ए वाला होगा, यानी सिर्फ पहला। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, इसमें कहा गया है कि हाल ही में अभी रिसेंट ताजा तरीन लुइस हैमिल्टन ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है, ऐसा दिया हुआ है। और उसके बाद कहा गया है कि हाल ही में सुभाष कामत इनको भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी जो एडवर्टाइजिंग वाला क्षेत्र है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मतलब ये नई नियुक्ति हुई है। तो दोनों ही जो कथन हैं उनको आपको देखना है और बताना है कि सही है या गलत। देख लीजिए, देखिए दोनों सही है। वैसे तो फार्मूला 1 जो रेसिंग होती है उस पर कोरोना का ग्रहण लग गया है, बहुत सारी प्रतियोगिताएं कैंसिल हो गई हैं, लेकिन ये वाली हुई है, इसलिए ये ज़्यादा चर्चित है। वैसे ढेरों होती है तो उसमें चर्चा की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन ये वाली इस साल आयोजित की गई थी और संपन्न हुई है। तो इसमें लुइस हैमिल्टन काफ़ी फेमस हुए हैं, ये जो है ये इसको जीते हैं। और उसके बाद सेकेंड वाला जो सुभाष कामत का है वो भी सही है, दोनों करेक्ट है। और जरा पीछे वाले प्रश्न को एक बार देख लीजिए जिसमें कि संजय दुबरी के बारे में कहा गया था। ये यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के संजय दुबरी, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट था ये रॉन्ग था। तो हाल ही में कौन शामिल किया गया है? कोई तो लेटेस्ट होगा। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया है। तो यहाँ पर संजय दुबरी नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा? पन्ना होगा, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को हमने देख ही लिया है, इसमें दोनों सही है। आगे देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि सुरजीत सिंह देशवाल इन्हें हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है या इसका अतिरिक्त प्रभार इन्होंने संभाला है, ये इन्फॉर्मेशन है। और इसके बाद कहा गया है कि IDFC फर्स्ट बैंक ने हाल ही में अमिताभ बच्चन को अपना पहला जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया है। अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की ख्वाहिशें हर मल्टीनेशनल कंपनी या जितनी भी हैं उनमें होती है, क्योंकि ये जानी पहचानी हस्ती हैं। इसी प्रकार के व्यक्ति को यहाँ ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दोनों जो स्टेटमेंट है उसमें से सही कौन सा है, और यहाँ पर सही कौन सा है ये नहीं ढूंढना है, इसमें आपको जो सही ना हो वो ढूंढना है, यानी गलत की तलाश करनी है। तो जरा प्रश्न को भी ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है। यहाँ जो नॉट करेक्ट है उसकी आपको तलाश करनी है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो दोनों ही सही है, दोनों में कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर हमें ढूंढना था गलत, तो इसीलिए हम कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। आगे चलते हैं। 41 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ कहा गया है कि मोदी किचन, अच्छा नाम है। तो कहा गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोदी किचन नामक जो पहल है उसको शुरू किया है, ये नया इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है और किस भारतीय, ये तो प्रश्न का पहला हिस्सा है। दूसरे वाले हिस्से में कहा गया है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सड़क, पार्क और फुटपाथ जैसे जो बड़े स्थान थे, मतलब बड़े बड़े क्षेत्र थे, उनके लिए ड्रोन का विकास किया है। तो ड्रोन वगैरह बनाने वाला या इस प्रकार की जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको बनाने वाले IITs होते हैं। ये जो सर्वोच्च प्रौद्योगिकी संस्थान है उनकी बात की जा रही है, लेकिन कौन सा IIT? यहाँ IIT भी तो एक है नहीं, ढेर सारे हैं। तो देख लीजिए, इसमें से अगर आपको मोदी किचन शुरू करने वाले राज्य का नाम पता है तो आपका काम आसान हो जाएगा। बताइए इसमें से कौन सा होगा? ये तमिलनाडु है। यहाँ पर जो राज्य है मोदी किचन नाम की जो इनिशिएटिव है उसको शुरू किया है, ये तमिलनाडु है। और जो इस प्रकार का IIT है जो कि ड्रोन को डेवलप किया है, ये गुवाहाटी का IIT है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए। इसमें कहा गया है कि किस बैंक ने हाल ही में ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा जो है ये बड़ा मनोरंजक एक उपकरण है अमेजन का। तो अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट ये तो काफ़ी मदद करता है। तो इनके आधार पर वायस बैंकिंग सेवाओं की नई सुविधा शुरू की है, मतलब वायस बैंकिंग के जरिए आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। और किस राज्य, ये तो पहला हिस्सा है, इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा बैंक है।
इसके बाद सेकंड वाले पार्ट में इस क्वेश्चन के कहा गया है कि किस राज्य सरकार ने निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ई संजीवनी ओपीडी इस नाम की सुविधा को शुरू किया है। तो दो अलग अलग प्रश्न हैं, आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। एलेक्सा वाला अगर आपको मालूम होगा, मतलब ऑनलाइन जो बैंकिंग होती है या जो बैंक की प्रणाली है उसमें वायस वाली सुविधा, वायस बैंकिंग की सुविधा, ये किस बैंक ने दी? तो ये है आईसीआईसीआई। ये जो बैंक है ये कौन सा है? ये आईसीआईसीआई है। और जो राज्य यहाँ पर है ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत करने वाला, ये हिमाचल प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। यहाँ पर जीआई टैग से जुड़ा हुआ प्रश्न पहले दिया है और उसके बाद एक नियुक्ति से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है वो आया है। तो इसमें कहा गया है कि मणिपुर के काले चावल और गोरखपुर का जो टेराकोटा है, इसके अतिरिक्त जो कोविल पट्टी है वहाँ की कदलाई मिठाई, इसको जीआई टैग का जो इंडिकेशन है वो दिया गया है, मतलब ये भौगोलिक संकेतक इन्हें प्रदान किया गया है। तो आपको बताना है और मतलब ये सही है या नहीं ये बताना है। और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसमें दिया हुआ है कि राजीव रंजन, इन्होंने हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। क्या ये सही है? तो देखिए ये गलत है। यहाँ पर गिरधर अरमाने जो थे उन्होंने ऐसा काम किया है, मतलब उन्होंने जो ये परिवहन वाला क्षेत्र है, सड़क परिवहन वाला, उसके सचिव का कार्यभार संभाला है। लेकिन पहला वाला सही है, हमें सही की तलाश करनी थी, तो पहला वाला करेक्ट है। मणिपुर का काला चावल, गोरखपुर का टेराकोटा और कोविलपट्टी की जो कदलाई मिठाई है वो यहाँ पर जीआई टैग को प्राप्त करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? ए वाला होगा, यानी वनली फर्स्ट। आगे चलते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? और हाल ही में किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया का जो सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा है उसके तौर पे स्काई ट्रैक पुरस्कार को जीता है? दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही यहाँ पर जो एविएशन है उससे जुड़ी हुई है। देखकर बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो एफआईआर आपके द्वार योजना ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी, ये एमपी गवर्नमेंट की है, मतलब मध्य प्रदेश सरकार की है। और बेंगलुरु हवाई अड्डा जो है वो स्काई ट्रैक पुरस्कार को जीता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला होगा। आगे चलते हैं, ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है, आपने पढ़े भी होंगे। 45 नंबर के क्वेश्चन में ये कहा गया है कि गोविंदा राजुलू चिंटला, अच्छा नाम है, तो इनको राष्ट्रीय कृषि और जो ग्रामीण विकास बैंक है उनका नया अध्यक्ष बनाया गया है, मतलब नाबार्ड की बात की जा रही है। और हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान योजना को शुरू किया है। दो अलग अलग चीज़ें इसमें दी हुई हैं, तो आप बताइए कि इन दोनों में से सही कौन सा है। देख लीजिए, तो गोविंदा राजुलू चिंटला वाला जो है वो तो करेक्ट है, ये नाबार्ड के अभी नए अध्यक्ष बने हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। लेकिन जो दूसरा वाला है जरा उसको देखिए, यहाँ राज्य सरकार का नाम ठीक दिया है। ये काम जो राजीव गांधी किसान योजना को शुरू करने का काम है ये छत्तीसगढ़ ने किया था, तो यहाँ पर जो क्रेडिट है वो छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए। बी वाला इसमें, मतलब जो सेकंड वाला है ये गलत है, पहला वाला सही है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, यानी वनली फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 46, इसमें देखिए थोड़ा रीजनिंग वाला है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला, जो संख्या की श्रृंखला है, इसमें से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, यानी जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहां पर कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर एक व्यवस्थित क्रम होता है, या तो इसमें गुणात्मक रूप में जो संख्याएं होती हैं उनका अंतर पहचाना जाता है, और नहीं तो इनमें कुछ या तो जोड़ना होता है या घटाना होता है। तो इस टेक्नोलॉजी का अगर आप इस्तेमाल करिएगा, इसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी जो विधि है वो काम कर रही है, या तो कुछ जोड़ा जाता है या तो कुछ घटाया जाता है, या फिर कुछ अंकों का यहाँ पर प्रतिस्थापन कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाता है, या इसको गुणात्मक तरीके से हम यहाँ पर विकसित कर लेते हैं, तो ये सीरीज बन जाती है। इस प्रकार की आपने जो हरात्मक श्रेणी है, इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं जो समांतर श्रेणी है उसके बारे में पढ़ा होगा। तो इसमें विकल्प कौन सा होगा देख लीजिए, इसे हल करिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। 3 है, उसके बाद 29 है, मतलब 3 है, 29 है, 67 है, 119 है और उसके बाद 187 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ आप देख रहे हैं, इसका कौन सा होगा? इसका होगा 273, डी वाला। इसके आगे जो संख्या भरी जाएगी वो 273 होगी। आगे चलते हैं, अगला जो है इसमें कहा गया है कि यदि पैरोट मतलब क्या? तोता, तो इसको कूट भाषा में QZSQPS ये लिखा जाता है, यानी यहाँ इसका मतलब ये है, कूट भाषा का मतलब, पैरोट को आप ऐसे लिख लीजिए, पहले PARR उसके बाद O और उसके बाद T। तो P की जगह पे आपको क्या लिखना है? Q लिखना है। वैसे ही A की जगह पे आपको Z लिखना है, और वैसे ही जो इसमें पहला वाला R है, 2 R है ना, तो पहला वाला जो R है उसकी जगह पे आपको S लिखना है, दूसरे वाले की जगह पे Q लिखना है, और इसी प्रकार से यहाँ पर जो इनके स्थान पर अक्षर है उन्हें प्रतिस्थापित करना है।
और यहाँ P के स्थान पर चूंकि Q लिखना है, तो जहाँ जहाँ P आएगा वहाँ वहाँ आप क्या करेंगे, इस पैरों को आपको यहाँ कन्वर्ट करना है, तो जहाँ जहाँ P आएगा वहाँ Q लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ A आएगा वहाँ Z लिख दीजिएगा, और इस तरीके से जो आपको प्राप्त होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका इसका होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, यही आएगा। इसी तरीके से करिएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए दिशा ज्ञान है, तो दिशाएं आपको पता होनी चाहिए। पहले तो आप जो इस प्रकार का एक यहाँ अक्ष है या जो सूचकांक है उसको बना लीजिएगा इस प्रकार से, और इसमें ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। इस प्रकार से बना लीजिएगा। और इसमें कहा गया है कि दिवाकर जो है वो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। उसका जो मुँह है वो किधर है, साउथ की ओर है, यानी इस ओर है। और उसके बाद वो 30 मीटर आगे चलता है और दाहिने मुड़ जाता है। तो यहाँ से आप लेफ्ट राइट अपने हाथ के हिसाब से पहचान सकते हैं। और 15 मीटर फिर चलता है, मतलब दाएं मुड़ता है और 30 मीटर तक चलता है। उसके बाद फिर 15 मीटर चलता है और बाएं मुड़ जाता है। 50 मीटर चलता है और अंत में दाहिने मुड़ता है। तो ये आड़ा तिरछा चलेगा और अंत में ये बताना है कि उसका मुंह फाइनली किस दिशा में है। शुरुआत में तो वो दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा था, लेकिन इतना आड़ा तिरछा चलने के बाद वो अंतिम में किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो यहाँ अगर आप दिशा ज्ञान सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और लेफ्ट राइट में भ्रम नहीं पैदा करेंगे तो ये पश्चिम होगा, इसकी जो दिशा होगी वो पश्चिम होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए, कहा गया है कि वेन आर्यन सा संजय, आर्यन ने जब संजय को देखा तो वह कहा, मतलब आर्यन ने संजय से कहा कि वह मेरी पुत्री की माता के पिता का पुत्र है। यहाँ पर जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है वो आते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि वह मेरी पुत्री की माता के पिता का पुत्र है। तो संजय का आर्यन से संबंध क्या है ये आपको बताना है। तो मेरी पुत्री की माता यानी इसकी पत्नी, और पत्नी का जो पिता है वो क्या होगा, ससुर होगा, और ससुर का बेटा साला होगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या होगा, साले का होगा। और साले का जो रिलेशन है बड़ा बदनाम भी हो जाता है कभी कभी। आगे चलते हैं। इसके बाद 50वां और अंतिम इसमें देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि 5 वर्ष पहले दिनेश की माता दिनेश से 3 गुनी बड़ी थी। मतलब यहाँ पर अगर दिनेश जो था वो 10 साल का था तो उनकी माता की उम्र कितनी थी, 30 साल थी। और 5 साल बाद वो 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। तो दिनेश की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो करेक्ट आंसर प्राप्त होगा वो होगा 15 साल। इसमें आपको मानना पड़ेगा, या तो दिनेश की आयु मान लीजिए x वर्ष, या माता की आयु मान लीजिए, और उसके आधार पे इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना होगा। तो ये रेखीय समीकरण बनेगा और इसे आप हल कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, यहाँ पर 15 साल होगा। इसका जो बी वाला है वो सही है। यहाँ तक हमने जीएस के क्वेश्चंस को देखा है, और ये जो रीजनिंग वाले प्रश्न है इन्हें आप खुद से हल करिएगा, और जितना हिंट हो सकता था वो दिया गया। इसके बाद अब जनरल स्टडी को देखने के बाद यहाँ हिंदी बचा हुआ है, तो हिंदी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है विलोम पर्यायवाची, यही सब हिंदी में आता है, जो व्याकरण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। सामान्य हिंदी पूछी जाती है, हिंदी से बहुत ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत भी अगर आपने इसमें नॉलेज गेन कर रखा है और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली है तो आप आराम से कर सकते हैं। ये सब चीज़ें तो आप अपनी छोटी कक्षाओं में, मतलब जो 6th या 7th और 8th वाला स्टैंडर्ड था वहाँ पे आप करते थे। देखिए यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का जो सही युग्म है वो कौन सा है। मतलब यहाँ विलोम शब्द दिए हुए हैं, एक शब्द है और उसका विलोम दिया है साथ में, तो सही जोड़ा कौन सा है ये आपको बताना है। देख लीजिए, अमित है और इसके बाद समित है, इसके बाद अघी है और निरग है, जारज है और औरस है, उद्यम है और निरुद्यम है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जो सी वाला है वो करेक्ट होगा, जारज और औरस। ये जो विलोम है ये सही है, मतलब विलोम का जोड़ा सही है। इसके बाद सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का जो सही युग्म है वो आपको बताना है। मतलब पिछले वाले की तरह ही है, बस यहाँ पर जो विकल्प है वो अलग अलग है। पहले वाले विकल्प में दिया है जागरण और अजागरण, मतलब जागरण का विलोम क्या है, अजागरण है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जालिम का जो विलोम होता है वो रहमदिल होता है, जीर्ण का अनजीर्ण होता है, और तर्क का सर्क होता है, ऐसे करके दिया हुआ है। ये सही है अथवा नहीं ये आपको पकड़ना है, इसमें से कोई एक ही करेक्ट है। देख लीजिए और बताइए। तो यहाँ पर जालिम का रहमदिल होगा, यही करेक्ट है, बाकी जितने हैं सब झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि दाह्य, दाह्य शब्द जो है इसका विपरीतार्थक यानी वही विलोम पूछ रहा है, तो वो शब्द बताइए। दाह्य का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है अदाह्य, निर्दाह्य, इसके अलावा अपदाह और दाहनीय। तो इसमें पहचानना आसान है, आप कौन सा चुनिएगा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए, इसका हो जाएगा अदाह्य। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिसमें कि अ या नी लगाकर जो विलोम है वो सामने आ जाता है। हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हर जगह काम नहीं करती है, और आयोग भी अब बुद्धिमान हो गया है, मतलब ज़्यादा उसके पास अकल आ गई है, तो वो इस तरह के प्रश्नों को देता भी नहीं है जिसमें कि आप अ या नी लगाकर अपना काम चला सकते हैं। वो टेढ़ा ही देगा, तो कोई बात नहीं, आप टेढ़े के लिए भी तैयार रहिए। टेढ़ा इतना भी क्या होगा,
हिंदी के ही प्रश्न होंगे ना। इसके बाद देखिए चौथे नंबर के क्वेश्चन को, मुखर का विलोम पूछा है। मुखर का जो विलोम शब्द है वो आपको बताना है। मुखबर, अमुखबर, मौन और मृदुभाषी। बताइए इसमें से कौन सा होगा। चौथे नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, ये वाला। तो चौथे का आपका हो जाएगा सी, यानी मौन। मुखर का मतलब क्या होता है, जो बोलता हो, खुलकर बोलता हो, या आप कह सकते हैं बातूनी, तो उसका हो जाएगा मौन, यानी जो चुप्पा हो, चुप रहता हो। इसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर आप देख लीजिए अलभ्य का विलोम शब्द पूछा है। साथ में बगल वाला भी चल रहा है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। यानी 11वें नंबर का क्वेश्चन आपको जो राइट साइड है उधर दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इधर वाला देख लेते हैं। तो पांचवा जो है उसको देखिए, अलभ्य का विलोम आपको बताना है, जो आसानी से ना मिले, इसका मतलब यही है। तो इसका मतलब क्या है, जो आसानी से मिले वो इसका विलोम हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा लभ्य, यानी पांचवें का हो जाएगा वो ए। इसमें इसको आप पांचवें के ए के तौर पे चुन सकते हैं। सुलभ्य इसमें नहीं चुनिएगा। अगर लभ्य का विकल्प मौजूद है तो लभ्य को ही चुनिएगा, अ हटा दीजिएगा। और अगर लभ्य नहीं है, मतलब विकल्प के तौर पे ये उपस्थित ही नहीं है, तब आप सुलभ्य को चुन सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। छठवें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है। इससे पहले हमने सही युग्म पकड़े हैं, अब यहाँ पे जो गलत जोड़े हैं उनकी तलाश करनी है। कोई एक ही गलत है, बाकी सब सही हैं। तो इसमें देख लीजिए, विधवा का सधवा, अधोमुख का ऊर्ध्वमुख, अंतरंग का अनंतरंग, इस प्रकार से, और धवल का श्याम। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो छठवें का जो विकल्प आप देख रहे हैं, विधवा का सधवा होगा, सही है। अधोमुख यानी नीचे की ओर मुख किया हुआ है, इसमें पतनमुखी के तौर पे भी इसे देखा जाता है, तो ऊर्ध्वमुख हो जाएगा। लेकिन जो सी वाला है, जरा उसे ध्यान से देखिए, क्या वो सही है। अंतरंग का अनंतरंग होगा। यहाँ पे अनंत रंग दिया हुआ है, जो शब्द है उसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। तो ये अनंत रंग दिया हुआ है, इसलिए गलत है। तो छठवें का जो सी वाला युग्म है वो सही नहीं। अनंत रंग इसका जो विलोम है वो नहीं होगा। जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अंतरंग का सही विलोम क्या होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। सातवें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। छठवां हमने नीचे देखा था, अब सातवां ऊपर आ गया है। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है। यहाँ गलत की तलाश करनी है। संश्लेषण और विश्लेषण दिया है, मौन वाचाल दिया है, ऐषणा और निष्काम दिया है, राजा रानी दिया है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा जो गलत हो। 7वें नंबर, तो इसका हो जाएगा राजा और रानी। ये जेंडर का डिफरेंस दे दिया है, यहाँ पर विलोम बताना था। राजा का क्या होगा, रंग होगा, आप जानते हैं, तो यहाँ रानी नहीं होगा। ये सरल प्रश्न था। इसके बाद लजीला, लजीला यानी क्या, शर्मीला, तो इसका विलोम बताइए। लचीला, बेशर्म, अलजीला या शर्मीला। तो शर्मीला तो ये खुद ही है, अब इसका विलोम क्या होगा, निर्लज्ज होगा। लेकिन निर्लज्ज शब्द यहाँ दिया है, कहीं नहीं दिया है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। 8वें नंबर का, इसका हो जाएगा बेशर्म। जब निर्लज्ज शब्द रहता तो उसी को चुनते, लेकिन यहाँ बेशर्म दिया है तो वही जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद 9th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए। इसमें सुबोध का विलोम पूछा है। तो सुबोध का क्या होता है, दुर्बोध होता है। तो यहाँ पर आप दुर्बोध को चुनिए। सुबोध का मतलब है जो सीखने में आसान हो, जानने में आसान हो, और दुर्बोध का मतलब यह है कि जिसकी जानकारी करना या जिसे सीख पाना टेढ़ा हो या कठिन हो। तो यहाँ पर दुर्बोध हो जाएगा। इसके बाद 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें निरोग का जो विलोम शब्द है वो पूछा गया है। निरोग मतलब क्या, जिसके अंदर कोई रोग ना हो, और यहाँ पर उसी का आपको जो उल्टा है वो खोजना है, यानी रोग ग्रसित। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा, सरोग, रोग, विरोध या अरोग। इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर देखिए। ये जो प्रश्न है 10वें नंबर का, इसमें आयोग के यहाँ मतभेद सामने आते हैं। कुछ जगह पे जो आंसर की है वहाँ सरोग दिया हुआ है, और कुछ जगह पे रोग दिया हुआ है। तो दोनों ही यहाँ पर मौजूद है। तो इसमें से ज़्यादा जो उपयुक्त है वो रोग है। अगर दोनों ऑप्शन हो तो उसमें से रोग को चुनिएगा, नहीं तो सरोग को भी आप चुन सकते हैं, माने रोग सहित, ये भी हो सकता है। लेकिन आयोग की जो आंसर की है उसमें खुद ही अलग अलग दिया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा विवादित स्थिति हो सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसमें से रोग को चुनिए। तो इसका जो 10वें का है वो बी हो जाएगा। वैसे सरोग भी हो सकता है। इसके बाद 11वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य जो है वो शुद्ध है। शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों की जो पहचान है वो आपको आनी चाहिए। ऐसा प्रश्न भी आता है परीक्षाओं में। तो यहाँ दिया है कि पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, ये पहला कथन है, मतलब जो पिता है वो मुझे कुछ रुपए दिए। मोहन खूब हंसा, मैंने दूध पीकर स्कूल गया। इसके बाद इस विषय में मैं आपको क्या कहूँ। बताइए इसमें से शुद्ध कौन सा है। सारे के सारे तो गलत ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई एक सही है इसमें से। तो 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बी वाला होगा, मोहन खूब हंसा। बाकी सब जितने हैं वो गलत है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, बी वाला है। नेक्स्ट अगला देखते हैं।
12वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा है कि कौन सा शुद्ध नहीं है, कोई एक जो है इसमें शुद्ध नहीं है, उसकी आपको पहचान करनी। तो अपने लड़कों को नेक बनाओ, ये पहला कथन है। दूसरा है कि झांसी की रानी घुड़सवारी में निपुण थी, रविवार के दिन छुट्टी रहती है और शीलू की माँ बहुत दुखी है। इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, ये आपको छांटना है। 12वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। तो रविवार के दिन छुट्टी रहती है, वार का मतलब खुद ही दिन होता है, तो यहाँ पर रविवार के दिन लिखने की क्या आवश्यकता है। आप सीधा इसको लिख सकते हैं कि रविवार को छुट्टी रहती है, तो ये शुद्ध हो जाएगा। और यहाँ शुद्ध लिखा नहीं है तो यही आपको चुनना था, सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, उसी को आपको छांटना है। पहला वाक्य दिया हुआ है कि जीती मक्खी जो है वो नहीं निगली जाती या निगली नहीं जाती, मतलब जानबूझकर जो गलत बात है या स्वीकार योग्य बात नहीं है उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अपने पास उसको स्वीकार नहीं कर सकते, वही चीज़ है। और राम ने उसे टका सा जवाब दिया, ये दूसरा है। शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़े, ये एक वाक्य है। और सीप मोती जो है वो सीप में पलता है, ये एक वाक्य है। तो इस प्रकार से 4 वाक्य आपके सामने है। बताइए इसमें से जो अशुद्ध है वो कौन सा है, कोई एक गलत है। तो 13वें नंबर का जो प्रश्न है इसका सी हो जाएगा, शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। पैर में कहाँ गिरेंगे, ये जो वाक्य है क्या है, अशुद्ध है। वैसे तो लोग कहते हैं कि पैरों में गिर पड़े, ये आम बोलचाल में बोल देते हैं, लेकिन ये शुद्ध नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पे कौन सा शुद्ध नहीं है वही ढूंढना है आपको। तो इसमें दिया हुआ है कि मैंने कई वर्षों तब उनकी प्रतीक्षा देखी। इसके बाद जो बी वाला है इसमें कहा गया है कि मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। कुछ प्रकाशक जो है वो लेखकों को निराश करते हैं। पद्मिनी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। तो इसमें ऊपर वाला ही आपको गलत दिखाई दे रहा है, ये आप देख रहे हैं ना 14वां, तो ऊपर वाला साक्षात गलत है। इसमें जितने पेज हैं वो सब ढीले हैं, तो ये वाक्य ही गलत है, बाकी जितने हैं वो सही है। इसके बाद आगे नेक्स्ट 15वें नंबर का, इसमें कहा गया है कि तब शायद जरूर यह काम हो जाएगा, संभावना व्यक्त की गई है। तो इसका जो सही रूप है वो क्या होगा, तब शायद जरूर यह काम हो जाएगा। यहाँ वाक्य देख लीजिए, कहा गया है कि तब शायद निश्चित ही यह काम हो जाएगा, तब जरूर यह काम हो जाएगा, तब अवश्य जरूर यह काम हो जाएगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें से सबसे सटीक इसका जो सही रूपांतरण है वो कौन सा है। 15वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और बताइए। तो यहाँ पर आप कहिए कि इसमें से बी वाला जो है वो सही है, तब जरूर यह काम हो जाएगा। यहाँ आप इसे लिखिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, तब जरूर यह काम हो जाएगा, ये इसका सही रूप है। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो कौन सा है। मुमूर्षु है, वाहनी है, पत्रावली है और माधुर्य है। शब्दों को ध्यान से देख लीजिएगा, शुद्ध वर्तनी किसकी है ये आपको बताना है। तो 16वें नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी का मतलब ये है कि माधुर्य इसमें शुद्ध है, बाकी जितने हैं सब में कुछ ना कुछ खराबी है, ये जितने हैं सब अशुद्ध हैं। सही कौन सा है, डी वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। इसमें कहा गया है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को आपको ढूंढना है। अग्रगम्य ये पहला है, स्वाति ये दूसरा है, शुश्रूषा ये तीसरा है और सन्नद्ध ये चौथा है। बताइए इसमें से अशुद्ध कौन है, माफ कीजिएगा शुद्ध कौन है। जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें जो शुश्रूषा है ये सही है, बाकी जितने हैं सब गलत है। जो शुद्ध वर्तनी है वो केवल इसी की है, तो 17 नंबर का जो सी वाला है वो करेक्ट होगा। इसके बाद 18वें प्रश्न को जरा देखिए। इसमें कहा गया है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को ढूंढिए। तो तहसीलदारी ऐसे दिया हुआ है, इसके बाद कवयित्री दिया हुआ है, ज्योत्सना दिया हुआ है और ऊर्ध्व दिया हुआ है, बड़ा ऊ है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, जो अशुद्ध हो उसको आपको ढूंढना है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 18वें का तो ए ही गलत दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो बड़ा श आपको दिख रहा है वो असल में क्या होगा, छोटा सा होगा, तहसीलदारी। तहसील होता है ना कि तहसील, तो इसलिए ए वाला इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, मतलब अशुद्ध वर्तनी वाला। तो यहाँ तक हमने देखा। अब फिर से एक बार ऊपर चलिए, जो 19वें नंबर का प्रश्न है उसको देखिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो विराजमान, पुष्पावली, इसके अलावा निरस्ता और निवारण इसमें दिया हुआ है। तो बताइए इसमें से अशुद्ध वर्तनी किसकी है। निरस्ता ये एक शब्द भी है इसमें, तो देख लीजिए 19वें नंबर का जो प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, निरस्ता। यहाँ पर क्या होगा, नीरस्ता होगा, न पर बड़ी ई की मात्रा होगी। 20वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ कहा गया है कि विज्ञान और मानव का अन्यान्वित संबंध है। अब यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है ये दिया हुआ है ना, अन्यान्वित, इस शब्द को आपको सही करना है, मतलब इसे करेक्ट करना है। तो ये क्या होगा, इसका शुद्ध रूप क्या हो सकता है बताइए।
20वें नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी अन्योनाश्रित संबंध है। यहाँ पर जो संबंध है वो कैसा है, अन्योनाश्रित। इसके बाद 21 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ अप्रहत शब्द का जो अर्थ है वो आपको बताना है। अप्रहत का मतलब क्या होता है। दिया हुआ है कि किसी की अपहरण की गई वस्तु। इसके बाद बी वाला जो है इसमें कहा गया है कि जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो। सी वाले में कहा गया है कि जिस पर कोई प्रहार न किया गया हो, और डी वाले में कहा गया है कि जिस पर कोई प्रभाव न पड़े। तो बताइए 21वें नंबर के प्रश्न में कौन सा करेक्ट है। इसको आप देख रहे हैं, तो इसका जो बी वाला है वो करेक्ट होगा, ये वाला। आगे चलते हैं 22वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 22वें नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला जो मैटर है वो सामने आ रहा है। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसके लिए अगर आप एक शब्द लिखिएगा तो कौन सा लिखिएगा। इसमें विकल्प भी दिया है, अभीप्सा, तात्पर्य, लोलुप या असीप्सा। इसमें से कौन सा शब्द होगा। तो 22वें का हो जाएगा ए, यानी अभीप्सा। यहाँ पर जो इसके लिए एक शब्द होगा वो अभीप्सा होगा। इसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न को देखिए। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी, पुलिस थाने का जो प्रधान अधिकारी होता है उसके लिए आपको एक शब्द, उस पद का नाम आपको बताना है। तो यहाँ दिया है थानाधिकारी, पुलिस अधिकारी, थानेदार या चौकीदार। इसमें से कौन सा होगा। 23वें नंबर के प्रश्न को देखिए। तो आप जानते हैं जग जाहिर बात है ये थानेदार होता है। थानेदार इसके लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, चौकीदार हो नहीं सकता। आगे चलते हैं 24वें नंबर के प्रश्न को देखिए। जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तह, मतलब कोई गाढ़ी चीज है उसको आप फैला दीजिए, लिक्विड फॉर्मेट में है, जेली फॉर्मेट में है, उसको फैला दीजिए और उसके बाद वो सूख कर जम जाती है और उसके बाद उसकी एक मोटी परत जम जाती है। तो उसके लिए एक शब्द आपको इस्तेमाल करना है, गाढ़ा, ठोस, थक्का और धक्का। तो कहते हैं ना कि खून बह रहा था, अभी सूख कर जम गया है, उसका थक्का जम गया है। थक्के जमाने के लिए जो उपयोगी विटामिन या तत्व होते हैं वो कौन से हैं, ये हमने बायो में खूब रटा है। तो यहाँ पर उस चीज़ को कहा जाता है थक्का, जहाँ पर मोटी परत जम जाती है या ढेर इकट्ठा हो जाता है। मतलब कोई चीज़ बह रही थी, अब सूख कर जम गई। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। जिसकी मति झट से सोचने वाली हो, मतलब तुरंत सोच सकता हो। तो इसके लिए एक शब्द आपको लिखना है, तेज बुद्धि, ज्ञानवान, प्रत्युन्नमति। यहाँ पर प्रत्युपन्नमति जो है शब्द है वो दिया हुआ है और कुशाग्र बुद्धि दिया हुआ है। तो इसका जो सी वाला है वो करेक्ट होगा। तुरंत सोचने वाला जो व्यक्ति होता है, अगर तुरंत जवाब दे रहा है तो उसको हाजिर जवाब कहेंगे, लेकिन अगर उसके तुरंत दिमाग में विचार आ रहे हैं किसी भी समस्या या किसी भी चीज़ को वो तत्काल एनालाइज करके सोच ले रहा है, तो उसको कहेंगे प्रत्युपन्नमति। इसके बाद मति मतलब क्या होता है, बुद्धि। 26 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, जिस पर्वत के पीछे सूर्य निकलता है उसे क्या कहते हैं। सूर्यांचल कहते हैं, उदयाचल कहते हैं, हिमालय कहते हैं या उदय आलय कहते हैं। जो 4 शब्द हैं वो आपके सामने हैं। तो 26 नंबर के क्वेश्चन को देख लीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। इसका हो जाएगा बी, उदयाचल। आपने कविता पढ़ी होगी, उदयाचल मेरा दीप्तभाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। ये जो रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र वाली रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की, वहाँ पे कृष्ण की चेतावनी के तौर पे देखी जाती है। तो उदयाचल मतलब क्या होता है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकल रहा है उस पर्वत को कहते हैं उदयाचल। इसके बाद 27 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो, जो पशुओं के समान बर्ताव रखता हो, उसके लिए हम लोग किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। पशु समान, पार्श्विक, पाश्विक या जानवर। गांव देहात में तो जानवर ही कह देते हैं सीधा सीधा कि अरे पूरा जानवर है, जबकि सही बात यह है कि मनुष्य भी एक बुद्धिमान जानवर है। लेकिन यहाँ हिंदी की वर्तनी की बात हो रही है और वाक्यांश के लिए हम लोग एक शब्द ढूंढ रहे हैं। तो इसमें आपको जो एकदम करेक्ट होगा वो चुनना है। इसमें से कौन सा होगा बताइए। इसका हो जाएगा पाश्विक। कहते हैं ना कि पाश्विक आचरण कर रहा है, यानी पशु के समान आचरण कर रहा है, तो इसके लिए पाश्विक शब्द होगा। इसके बाद 28 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ ऊषा, बड़ा ऊ है और ये है ऊषा। इस शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। तो सूर्योदय के समय दिखने वाली लालिमा, सूर्य से पहले जो लाल प्रकाश चारों ओर फैल जाता है उसके बारे में है। इसके बाद चंद्रमा से पहले दिखने वाली लालिमा, इसके बाद तारों के समय दिखने वाली लालिमा और सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा। तो इसमें आप जानते हैं जगजाहिर बात है, सूर्योदय से मतलब सूर्योदय के समय सूर्य के एकदम बाहर आने से ठीक पहले जो लाल रंग का प्रकाश चारों ओर फैलता है ये उषा काल कहलाता है। मतलब ये प्रकाश उषा कहलाता है और ये समय कहलाता है उषा काल। तो ये हो गया, और सूर्य को कहा जाता है उषाकांत। इसके बाद 29, सूर्य का एक पर्यायवाची उषाकांत भी होता है। 29 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा गया है कि कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ ये जो पूरा सेंटेंस है, इसको आप समेट देंगे अगर एक शब्द में तो वो क्या बन जाएगा बताइए। एकीकृत,
इकट्ठा, एकत्रित या सम्मिलित? इसमें से सबसे सटीक कौन सा है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे एकीकृत, क्योंकि कई जगह से मिलाकर बहु स्थान है वहाँ से मिलाकर इसे इकट्ठा किया गया है, तो इसका एकीकरण किया गया है। और एकीकरण जब किया जाता है तो वहाँ बटोरा जाता है अलग अलग जगह से, इसके लिए सटीक यही है, ए वाला। इसके बाद 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द जब आप ढूंढिएगा तो कौन सा लिखिएगा? विभीषण, कुलीन, कुलांगर या कुलनाशी? विभीषण तो एक उपमा हो गई कि घर का भेदी लंका ढाए, और विभीषण बनने की कोशिश मत करो जिसने कि लंका में सेंध लगा दी और उसके बाद भगवान राम की सेना वहां सफलता प्राप्त कर लेती है। तो ये सब जो आरोप है ये विभीषण के ऊपर लगते हैं। फिलहाल यहाँ जो 4 विकल्प है उसमें से आपको ढूंढना है, तो बताइए। 30वें प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा कुलंगार। आपको उपमा नहीं देनी है, आपको शब्द ढूंढना है, तो कुलंगार होगा। ये जो कुलंगार होता है ये अपने ही कुल का नाश कर देता है, अपने परिवार के विनाश के लिए खुद उत्तरदायी होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर का। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तत्सम आपको ढूंढना है, यानी शुद्ध जो संस्कृत निष्ठ हिंदी के शब्द हैं वो यहाँ पर तत्सम कहलाएंगे, उनको आपको देखना है। सुई है, हृदय है, मछली है और बकरा है, कौन सा इसमें से एकदम तत्सम है, शुद्ध? 31। तो इसका आप जानते हैं हृदय के अलावा इसमें जितने हैं सब तद्भव ही तो दिख रहे हैं, यहाँ पर हृदय जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। 32 को देखिए, यहाँ पर फिर आपको तत्सम ढूंढना है। मुंह है, केला है, साक्षी है और मौत है, तो साक्षी इसका होगा। साक्षी मतलब क्या? विटनेस यानी गवाह। इसके बाद आपको तद्भव ढूंढना है। 2 आपने तत्सम ढूंढे, अब तद्भव ढूंढिए, यानी जो गलत है या आम बोलचाल के शब्द हैं, अशुद्ध शब्द हैं। शक्कर है, दर्शन है, यजमान है और पीपल है, इसमें से कौन सा तद्भव है, इसको आपको देखना है। 33 देख लीजिए, तो इसका हो जाएगा डी। इसमें से जो पीपल है वो अशुद्ध है। अब इसका शुद्ध क्या होगा जरा बताइएगा। 33 में पीपल को हम लोग क्या तत्सम के तौर पर लिख सकते हैं। इसके बाद 34वें नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें कौन सा तद्भव शब्द है ये आपको बताना है। निडर है, मानव है, प्रिय है और वरयात्रा है। एक तद्भव है इसमें से। बारात को वरयात्रा कहा जाता है, आपको पता है ना। प्रिय, मानव और निडर, इसमें से कौन सा होगा? 34। तो 34 का हो जाएगा ए, यानी निडर। निडर जो है इसमें तद्भव है। इसके बाद 35 को देखिए, फुर्ती शब्द का तत्सम क्या होगा? फुर्ती मतलब क्या? तेजी। तो इसका तत्सम क्या होगा? स्फूर्ति। यहाँ पर जो इसका बी वाला आंसर है वो करेक्ट होगा। स्फूर्ति कहा जाता है उसको, हम लोग आम बोलचाल में आधा सा नहीं बोलना चाहते हैं, कह देते हैं फुर्ती, फुर्तीला है। इसके बाद 36 को देखिए, निमंत्रण शब्द का तद्भव। निमंत्रण जो है इसका तद्भव क्या होता है? हम लोग कहते हैं न्योता, तो इसका जो तद्भव है वो हो जाएगा न्योता। कहते हैं न्योता खाने गए थे या न्योता आया है और जाना है, तो ये असल में क्या होता है? इनविटेशन आता है यानी निमंत्रण आता है। तो 36 का हो जाएगा सी। इसके बाद 37 को देखिए जरा नीचे, तद्भव और तत्सम की कौन सी जोड़ी इसमें सही नहीं है, मतलब कौन सा जो पेयर है वो तद्भव और तत्सम के मामले में फिट नहीं बैठ रहा है। मतलब एक तरफ आपको तद्भव दिखेगा और उसी का जो तत्सम है वो दूसरी तरफ है। देखिए, चांदनी का चंद्रिका, दाढ़ी का दृष्टिका, पाती का पतिक और सफ़ेद का श्वेत, इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है 37 का जो सी वाला है वो होगा। पाती मतलब क्या होता है? पत्र, तो यहाँ पर पतिक नहीं होगा, बाकी सब सही है। दाढ़ी को दृष्टिका कहा जाता है। जरा सैलून में जाकर बोलिएगा कि मुझे दृष्टिका बनवानी है, फिर देखिए क्या होता है। इसके बाद 38 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, तद्भव और तत्सम की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इसमें भी वही ढूंढना है। किशन का कृष्ण, ओझा का उपाध्याय, बच्चे का वत्स और तुरंत का झटपट। तो इसमें जो जोड़ी सही नहीं है वो डी वाली है। तुरंत का त्वरित होता है, झटपट नहीं होता है। बाकी सब सही है। ओझा जो है वो उपाध्याय भी लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद 39 को देखिए जरा, तेल का तत्सम तैल होता है, ये आप जानते हैं, छोटी कक्षाओं में आपने खूब रटा होगा। इसके बाद 40 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए, शब्द का तद्भव। शब्द का जो तद्भव है वो क्या होगा? शबद होगा। साखी शबद रमैनी आपने पढ़ा है, तो इसका जो बी वाला आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। 40वें का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 41 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, द्रौपदी का पर्यायवाची। महाभारत के जितने पात्र हैं उनके नामों के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। पुराने समय में ऐसा होता था, आजकल तो एक ही नाम होता है या एक निकनेम रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर द्रौपदी का पर्यायवाची आपको ढूंढना है। कृष्णा, अर्जुनीय, सैरंध्री और याज्ञसेनी। अर्जुनीय नहीं होगा, बाकी सब सही है। यहाँ पर कौन सा नहीं है वही ढूंढना है, तो अर्जुनीय नहीं होगा। कृष्णा इन्हें कहा जाता था। उसके अलावा सैरंध्री इनका नाम पड़ा जब पांडव अज्ञातवास का दौर गुजार रहे थे और मत्स्य नरेश के यहाँ मतलब विराट राज्य में सेवक के तौर पे काम कर रहे थे, और द्रौपदी वहाँ छिप कर रह रही थी वेश बदलकर, तो ये रानी की दासी बनी हुई थी, उनकी केश सज्जा करती थी।
मतलब बाल संवारने का काम करती थी, रानी को खुश रखती थी। तो यहाँ पर इन्हें सैरंध्री कहा जाता था। तो यहाँ से इनका नाम पड़ा, याज्ञसेनी कहा ही जाता है, यज्ञ से निकली थी। इस प्रकार से वो कृष्ण की सखी भी थी और इनका रंग भी सांवला था, ये सांवले रंग की थी। तो इसलिए पर्यायवाची अर्जुनीय नहीं होगा, बाकी सब ठीक है। जीभ का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? रसना होता है। रसना एक कोल्ड ड्रिंक का भी नाम है, तो ये रसना जो है ये जीभ का पर्यायवाची होता है। चसना, रसज्ञा और रसला, इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको खोजना है। तो 42 नंबर के क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लीजिए और बताइए इसमें से कौन सा होगा। इसका हो जाएगा बी, यानी चसना नहीं होता है, बाकी सब सही है। रसज्ञा भी होता है, रसला भी होता है और रसना भी होता है। र से होता है, च से नहीं होता है। ऐसे याद करेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद फिर वापस ऊपर चलिए, यहाँ ऊपर नीचे हो रहा है ना, अगल बगल दिया हुआ है। 43 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, हवा का पर्यायवाची पूछा है। हवा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर प्रकंपन है, निकेतन है, कृशाणु है और व्योम है। इसमें से कौन सा हवा का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। तो 43 का जो इसमें सही विकल्प होगा वो हो जाएगा ए वाला, यानी प्रकंपन। 43 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? प्रकंपन होगा। इसके बाद देख लीजिए 44 नंबर के क्वेश्चन को, इसमें कहा गया है कि पारिजात, इंदिवर, नलिन, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची है? मतलब ये किस चीज को कहा जाता है? पारिजात, इंदिवर, नलिन। यहाँ पर पुष्प, कमल, इंद्र और वृक्ष का नाम दिया हुआ है, तो कौन सा होगा इसमें से? 44, इसका हो जाएगा बी। ये सब कमल को कहा जाता है। हालांकि पारिजात शब्द जो है ये कमल के लिए नहीं, बल्कि ये खुद अपने आप में वृक्ष है, लेकिन पर्यायवाची की अगर बात कीजिएगा तो ये कमल के लिए भी इस्तेमाल होता है। बाकी इंदिवर और नलिन तो कहा ही जाता है। नलिनी कहा जाता है जो सफेद वाला कमल होता है, कुमुदनी जिसको कहते हैं, उसको नलिनी कहते हैं, और जो कमल होता है उसको नलिन कहते हैं। वो रात में खिलता है और कमल जो है वो दिन में खिलते हैं। आगे देखते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, इसमें कानन, कांतार और अटवी, ये किस शब्द के पर्यायवाची हैं ये आपको बताना है। तो कानन आप जानते अगर है तो पकड़ लेंगे, बाकी आपको कांतार और अटवी में उलझने की आवश्यकता नहीं है। तो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जंगल होगा। ये सब जंगल को ही कहा जाता है, वन को कहा जाता है। कानन भी कहा जाता है, कांतार भी कहा जाता है और अटवी भी कहा जाता है। कुछ और आपको पता हो तो वो भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद कुबेर का इसमें से पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। कुबेर का समय आ रहा है दीपावली, तो आपको पता होना चाहिए। अलंकेश, सलंकेश, राजराज या धनेश्वर। कुबेर जो थे ये रावण के भाई थे और अलकापुरी के सम्राट थे। रावण ने इनसे पुष्पक विमान को छीन लिया था और उसे लंका में अपने पास रख लिया था। बाद में ये जो पुष्पक विमान है ये उन्हें लौटा देते हैं भगवान राम। तो यहाँ पर कुबेर की एक आंख मतलब एक आंख खराब थी, ये एक आंख से देखते थे, और इनके बारे में इतना सब है। यहाँ पर फिलहाल पर्यायवाची की बात की जा रही है, इसे देख लीजिए। अलंकेश, सलंकेश, राजराज या धनेश्वर, इसमें से कौन सा होगा? तो 46 का हो जाएगा बी, यानी सलंकेश। इनको कहा जाता है सलंकेश। ये पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो सलंकेश नहीं कहा जाता है, बाकी सब इन्हें कहा जाता है। मतलब अलंकेश कहा जाता है, इसके अलावा राजराज भी कहा जाता है, राजा राज भी कहा जाता है और धनेश्वर भी कहा जाता है। धनेश भी कहा जाता है, धनेश भी इन्हीं का पर्यायवाची। इसके बाद आगे चलते हैं। जिनके पास बहुत पैसा हो, तो कुबेर जो है वो पूरे देवताओं के खजाने के मालिक थे, ये आपको पता है। इसके बाद हाथी का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा शब्द इसमें से होगा ये आपको बताना है। मतंग है, पतंग है, गिरजा है और तुरंग है। तो तुरंग जो है वो घोड़े का होता है, गिरजा जो है ये पार्वती जी का होता है, और उसी प्रकार से पतंग आप जानते ही हैं, और मतंग जो है वो हाथी का होता है। तो यहाँ पर मतंग होगा। इसके बाद आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बंदर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, हरि है, मरकट है, केशरी है और शाखा मृग है। तो यहाँ पर केशरी होगा। ये जो केशरी पर्यायवाची है ये किसका है? ये शेर का होता है, सिंह का होता है। बाकी जितने पर्यायवाची हैं वो सब बंदर के हैं। हरि भी, हरि जो है वो भगवान विष्णु को भी कहा जाता है और बंदर को भी कहा जाता है। तो एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि मुझे हरि जैसा मुख चाहिए, यानी आपके जैसा मुख चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हरि जैसा मुख चाहिए। तो भगवान विष्णु ने मजाक किया उनके साथ और उनका मुख बंदर जैसा बना दिया, क्योंकि हरि का मतलब बंदर भी होता है। तो ये सब कहानियां हैं। फिलहाल हरि, मरकट और शाखा मृग ये जो है ये बंदर के पर्यायवाची हैं। सिर्फ जो केशरी है वो शेर का पर्यायवाची है। इसके बाद 49 नंबर और 50 को देख लीजिए, ये लास्ट है। यहाँ पर 49 वाले में कहा गया है कि निलय और निकेतन ये किसके पर्यायवाची है। तो आप जानते हैं कि ये घर को कहा जाता है। निलय और निकेतन किसको कहते हैं? घर को कहते हैं। और 50वें नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि सर्प का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो बताइए, अहि है, उरग है, भुजंग है और तुरंग है। तो ये तीनों ऊपर वाले जो है ये सर्प के पर्यायवाची है। अहि भी कहा जाता है, उरग भी कहा जाता है। उरग स्वास्थम, त्रिविध समीरा, ये सुंदरकांड की एक चौपाई का अंश है। तो इस प्रकार से, और भुजंग तो कहा ही जाता है, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। लेकिन जो तुरंग है ये
घोड़े को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो डी वाला है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो नहीं है वही ढूंढना है। तो तुरंग यहाँ पर नहीं होगा, तुरंग घोड़े का पर्यायवाची। यहाँ तक हमने मॉक टेस्ट की पूरी जो सीरीज है इसका पहला पार्ट कंप्लीट किया है। ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट आपको मिलेंगे, तो उसकी चिंता आप मत करिएगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए। और तब तक के लिए नमस्कार।